Now let's start with next chapter. We have completed 50% of BCK. चैप्टर नंबर 3 जिसका आपको डर था वो चैप्टर किसी ना किसी तरीके से आपके माइंड में फिट कर दिया। इसके अलावा इसके हर एक कंपनी के ब्लॉक्स की यानी 20-20 मिनट के आपको मिलेंगे 5 वीडियोस, कुल मिला के 100 मिनट का आपको फिर से इसका क्यूमुलेटिव रिवीजन मिलने वाला है। बाकी के चैप्टर का तो क्यूमुलेटिव रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो BCK का चैप्टर नंबर 3 जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा उतना ही आपको देखना है। कब आएगा आप उसके लिए ट्यून्ड इन रहिए मेरे चैनल सी आदित्य शर्मा पर, प्लेलिस्ट ऑब्जर्व करते चाहिए हमेशा। चलिए विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको आज पता चलेगा सर कि क्या हुआ था 1991 और 1992 में ऐसा कि पूरे देश का नक्शा बदल गया। वैसे तो हम हर पॉलिटिकल घटना को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन 1991 में ये जो पॉलिसी आई है, ये जो 1991 की पॉलिसी, ये रेवोल्यूशनरी पॉलिसी थी। इसने देश का पूरा नक्शा बदल दिया एक तरह से, नॉट जियोग्राफिकली बट इसने पूरी सीरत बदल दी, सूरत बदल दी, सीरत बदल दी सर। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए सर एक झटके में। और भाई ओ भाई मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो भी किसी ने नहीं कहा। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये कि ऐसी पॉलिसी आई थी जिसके थ्रू हमारे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पर जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर ये पॉलिसी आई थी, और ये पॉलिसी के अंदर लूप होल्स कम थे, बहुत कम लूप होल्स थे जिसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता था। पॉजिटिव साइड बहुत ज़्यादा थे। अब ये चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती क्या है। उसके बाद डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं LPG पॉलिसी के बारे में। सर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम इसके इन डेप्थ एलिमेंट से भी वाकिफ करेंगे खुद को, और अच्छे से इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस चैप्टर कि ये कितना बड़ा है। और नोट्स तो सर आपको भारी मिलते हैं, खतरनाक ही मिलते हैं अपने। तो कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं अपन, पॉइंट नंबर 9 तक। फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP, वैसे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं सर अपन। सबसे पहला चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं BCK एंड इंट्रोडक्शन की, भैया BCK में क्या क्या है। दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तीसरे चैप्टर में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए जो आइडियली लास्ट में पढ़ना चाहिए, पर आप लोगों की रिक्वेस्ट के कारण मैंने उसे पहले ले लिया। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन सी ऐसी घटना घट चुकी है, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी आ चुकी है और उसके कारण क्या मायने बदल चुके हैं। सर इसके बाद वाले चैप्टर में क्या होने वाला है, इसके बाद वाले चैप्टर में कौन कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती है, जो बिजनेस को प्रमोट करती है, वो पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम कुछ कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, यानी कि हम अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द सब्जेक्ट, लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री सुनाता हूँ। सर 1991 से पहले इंडिया बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच पे जाता था, ना ही ये लिबरलाइजेशन पे जा रहा था, यानी कि अपनी इकोनॉमी को फ्री भी नहीं कर रहा था। सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। प्राइवेटाइजेशन का सर नामो निशान नहीं था। रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। ग्लोबलाइजेशन अलाउड नहीं था। ग्लोबलाइजेशन एज इन FDI आपको अलाउड नहीं थी। बाहर की कंट्री वालों को पैसा लाने के लिए अलाउड नहीं था। FPI भी अलाउड नहीं था। तो पूरी तरीके से हम क्लोज्ड इकोनॉमी में वर्क कर रहे थे। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में वर्क करने के कारण मेजर स्टेक जो था वो गवर्नमेंट के पास था, और गवर्नमेंट जा रही थी लॉसेस के अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे थे, और उन्होंने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में एनालाइज करने की कोशिश करी, और उन्होंने ये पाया कि हमें हमारी पॉलिसी के अंदर 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब सर कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम करी जाए जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर अंडरटेकिंग अगर ले रहा है अपने अंदर, वो लॉस मेकिंग में जा रही है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया जाए जिससे वो एफिशिएंटली चला सकें। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एम यही है कि इकोनॉमी बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, और साथ ही साथ अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आ रही है, वो साथ ही साथ पैसा लेकर आ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ग्लोबलाइजेशन के लिए अपने दरवाजे ओपन करने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक बहुत ही मैसिव पॉलिसी लाई। थोड़ा सा विरोध ज़रूर हुआ होगा उस टाइम पे, लेकिन ये पॉलिसी पास हो गई, और इसके इम्पैक्ट आज ये हैं कि हमारी कंट्री एक ग्लोबल कंट्री कहलाई जाती है। हमारी कंट्री के अंदर FDI बहुत है, और आउटबाउंड FDI भी बहुत है, यानी कि भैया ओवरसीज
पैसा हमारा भी बहुत जाता है। इंडिया को एक ग्लोबल रिकग्निशन दिलाने के लिए पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो इन द फर्स्ट हाफ वी आर गोइंग, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले कि भैया गवर्नमेंट पॉलिसीज होती क्या है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो गवर्नमेंट पॉलिसी होती क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं इंटर में सीए इंटर में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो वहाँ का नॉलेज मैं आपके लिए थोड़ा लेकर आता हूँ। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी या फिर पब्लिक फाइनेंस के अंडर क्वालिफाई होती है। तो फिस्कल पॉलिसीज आर बेसिकली द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट मेड विथ एन इंटेंशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। तो सर लार्ज मॉब के लिए, जनता के लिए किए जाने वाली चीज़ें को बोला जाता है पब्लिक पॉलिसी। अब आइए पढ़ते हैं पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है। अगर आप मेरे रेगुलर क्लास के नोट्स देख रहे होंगे तो उसके अंदर पॉलिसी फॉर्मेशन के प्रोसेस भी बताएं, बट इट इज़ नॉट दैट रिलेवेंट फॉर यू राइट नाउ। लेट्स स्टार्ट। द चैलेंजेस टू मेक द पॉलिसी दैट बूस्ट द बिजनेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सर वैसे तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैं चाइना को भी बोल सकता हूँ ला तेरे प्रोडक्ट यहाँ पे ला के बेच, मेरे यहाँ पे तू ला के बेच, मेरे रिटेलर्स का धंधा चल जाएगा। लेकिन सर नेशनल इंटरेस्ट डेट्रीमेंट हो जाएगा, नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होना चालू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भैया ग्रोथ भी चाहिए प्रोटेक्शन के साथ। सर अपने को ग्रो भी करना है और अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके चलना है, तो कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर चलनी कि सर भागना भी है लेकिन संभलना भी है। सो दिस इज द मेन चैलेंज, इसको आप स्टार मार्क करेंगे पॉइंट को। द चैलेंज इज टू मेक द पॉलिसी दैट बूस्ट द बिजनेस, सर जिससे बिजनेस दुन 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 बढ़ेगा, एकदम कमलेश की तरह दुन 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 बढ़ेगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। सर अगर आप बोल देंगे कि चाइना या पाकिस्तान तो अपनी एक सब्सिडरी खोल दे, यहाँ पे अल कायदा को बोल दिया तो अल छोटा कायदा खोल दे यहाँ पे। अरे भैया अल छोटा कायदा तो खोल दिया उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, पाकिस्तानियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सर या टेररिज्म फैलाने के लिए, पर नेशनल इंटरेस्ट तो डेट्रीमेंट होगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हार्म होगा। तो चैलेंज है सर ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे बिजनेस भी बढ़े और आपको नुकसान भी ना हो। द पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इज कंटिन्यूस इन नेचर, देयर इज ऑलवेज अमेंडमेंट टू इट। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मुझे याद है, चलिए आपने स्टोरी की बात करी तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मेरी टीचिंग में फाउंडेशन में आने की शुरुआत कैसे हुई। मुझे आज भी याद है वो समय सैटरडे का टाइम था, मैं अपनी इंटर की क्लास लेकर ऑफिस में जस्ट आके बैठा था, मस्त बैठा था, मैं जस्ट आया मस्त बैठा। मैंने सोचा बस कल संडे अपने को टाइम पास करना है, कल तो कुछ नहीं करना है। अकेडमी के ओनर ने आके मुझको बोला, आदित्य तू फाउंडेशन क्यों नहीं पढ़ाता है, तेरा इंटर पे फीडबैक अच्छा है। मैंने बोला सर ज़रूर, क्यों नहीं, मतलब कोशिश करूँगा। मैं वैसे फाउंडेशन पढ़ाया नहीं, मैं मैच्योर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, मैं बहुत डेप्थ में जाता हूँ कॉन्सेप्ट में। मुझे नहीं पता फाउंडेशन पे इतना डेप्थ में जाना, मेरी ड्राइंग्स वगैरह उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी। उन्होंने कहा नहीं तू कर एक बार ट्राई। तो मैंने बोला सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बोले तू इंटर में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, यहाँ भी इकोनॉमिक्स पढ़ा। मैंने ठीक है। बोले इकोनॉमिक्स के साथ बीसी के है, तो बीसी के भी पढ़ा लेना। मैंने बोला ठीक है, वैसे भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पहले पढ़ाता ही था, वो तो सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया, पढ़ा लूँगा मैं। बोले बीसीआर भी तू पढ़ा लेना। मैंने बोला नहीं सर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे फाइनल पे फोकस करना है, फाइनल वाले स्टूडेंट्स को मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि एक काम करा देते हैं, तेरा गोल बहुत आगे का है, यू स्टिक विथ इकोनॉमिक्स, ये जेन्युइन बात है। मैंने बोला ठीक है सर, करता हूँ प्रिपरेशन चालू, वैसे भी मैं पढ़ाता ही हूँ, मेरे को ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी एक्सप्लेनेशन में। मैंने बोला ठीक है, 6 महीने हैं अपने पास नेक्स्ट बैच चालू करने में। 6 महीने? बोले मंडे को बैच चालू हो रही है। मैंने बोला मंडे को तो वो वाले सर बैच ले रहे हैं। तो बोले नहीं उन्होंने ही बोला कि तू पढ़ा ले, वो लॉ पढ़ा लेंगे। बात बता रहा हूँ रोहन सर की। रोहन सर थे जिन्होंने अपना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ किया और बोले ये आदित्य को पढ़ाने के लिए, तो ये आदित्य पढ़ाएगा, मैं लॉ पढ़ाता था, मैं लॉ पढ़ा लूँगा वापस से। तो स्टोरी यहाँ से शुरू हुई कि भैया बात थी सैटरडे की कि मुझे बोला गया मंडे को सबसे पहला लेक्चर तेरा होने वाला है। मैंने बोला अरे भाई मैं बहुत जूनियर हूँ सर, मेरे को नहीं जमता ये सारी चीज़ें, मतलब एकदम लेक्चर की शुरुआत बोल रहे हैं आप 70-80 बच्चे कैसे करेंगे। तो शुरुआत हुई मेरी बैच की वहाँ से। तो मैंने फाउंडेशन वहाँ से पढ़ाना चालू किया। पहली बैच के अंदर ना मैं जिस तरीके से इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था उस तरीके से फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चालू किया। 2 दिन गए, 3 दिन गए, स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें समझ में आने लगी, पर वो जेल नहीं हो पा रहे थे, यानी कि उनको उतना वो फील नहीं आ पा रहा था और मैं खुल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को लगा यार 2 दिन में मेरे अंदर थोड़ी इतना नॉलेज आ गया होगा कि मैं इनको वो डिलीवरी दे पाऊँ। बट इट हैपन 3rd 4th 5th 6 डेज में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता गया। और आज बेटा मैं आपको बताऊँ, टू बी फेयरली ऑनेस्ट, आपका अगर लेक्चर रहता है ना, मैं बुक तक नहीं खोलता हूँ, क्योंकि सर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रोज इंप्रूव होता गया सर, फाइनेंस प्रोसेस में गया। पॉलिसीज़ भी ऐसी है,
पॉलिसीज विदाउट फ्लॉज या विदाउट मिस्टेक्स नहीं बनती है सर, उसमें मिस्टेक रहती है सर। ऐसी पॉलिसी बनाना जो बिजनेस के लिए भी यूजफुल रहे, इकोनॉमी को भी बूस्ट करे और किसी को नुकसान भी ना करे, ऐसी पॉलिसी बहुत कम बनती है और एक बार में बन जाएगी तो हो ही नहीं सकता, तो कंटिन्यूसली अमेंड किया जाता है। इसलिए बोला जाता है पॉलिसी मेकिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बात समझ में आई होगी आपको? तो सर हमारे साथ भी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, पब्लिक पॉलिसीज आर द पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। मैंने आपको बताया पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती है वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जांपल सेक्शन 370 हटा दिया गया सर, कश्मीर का वो सेक्शन था, हटा दिया गया। आर्टिकल 370 हटा दिया गया। 377 LGBT कम्युनिटी के राइट में आया, तो भैया ये सारी चीज़ें पब्लिक के वेलफेयर में आता है। ट्रिपल तलाक का वो जो था वो अबॉलिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें, अब कुछ लोग इससे खुश रहते हैं, कुछ लोग नाराज रहते हैं, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये विदाउट एरर विदाउट फ्लॉ नहीं रहेगी, पर इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए याद रखिएगा ये इंटेंशन पॉजिटिव रहता है। आइए पढ़ते हैं पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी हमेशा वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, तो ये भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, एनी नेशन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्शन। आप समझ सकते हैं बेटा, बीजेपी, ट्रिपल तलाक का कानून, सेक्शन 370, सेक्शन 377 सारे के सारे बीजेपी राज में हुआ। मनरेगा को एक जो प्रॉपर लाइन दी गई सर, रफेल लेकर आए, जो हमारी कह सकते हैं रक्षा पॉलिसी जो रहती है, हमारी डिफेंस पॉलिसीज रहती है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल एक्शंस के थ्रू जाती है। अब अगर अपन बात करें ट्रिपल तलाक की, 370 के 377 की, तो ये क्यों बनाई गई थी सर? ये बनाई गई थी वेलफेयर के लिए। और किसने बनाई थी सर? गवर्नमेंट ने, यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस से ही जाती है। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं जाती है, सारी पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू ही जाती है। आपके सामने लाइव एग्जांपल दिए, आपने हिस्ट्री विटनेस करी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पब्लिक पॉलिसी इज गाइडेड बाय सोशल, कल्चर, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर इन परसुएंस ऑफ क्लियरली डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बताता हूं आपको सर, ट्रिपल तलाक हटाना ये सोशल और कल्चर, सोशियो कल्चर ऑब्जेक्टिव था ट्रिपल तलाक। बराबर सर। पॉलिटिकल फैक्टर 370, धारा 370 और धारा 377 सर पॉलिटिकल रीजंस के कारण हटाया गया। MFN आपको नहीं समझेगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है, याद है आपको? फ्लाइट कमांडर अभिनंदन को जब कैप्चर कर लिया था वहाँ पे, तब उसके बाद जब उनको छोड़ा गया था, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए थे, तब उन्हें MFN का दर्जा दिया जाता था। वो MFN का दर्जा भी उनसे छीन लिया गया था। तो बेसिकली पॉलिसी के साथ जब भी कोई पॉलिसी बनती है, उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्शन होता है, सोशल एक्शन होता है, कल्चरल ऑप्शन रहता है, रिलीजियस रहता है, कई बार रिलीजियस भी रहता है। ठीक है, रिलीजियस एक्शन में आपको बताऊँ, राम मंदिर पे वर्डिक्ट आया सर, रिलीजियस में आएगा, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उसमें। इन परसुएंस ऑफ क्लियरली डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो हर एक जो पॉलिसी बनती है, बेसिकली इस चैप्टर में तो हम 3 ही पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, पर जो भी पॉलिसी बनती है, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, सारे के सारे कोई ना कोई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के तहत बनाई जा सकती है। बेटा लाइट कभी भी जा सकती है, बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बारिश भयंकर हो रही है, लाइट कभी भी जा सकती है, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। आइए पढ़ते हैं। सर मेरे को एक बात बताइए कि आपको तीनों पॉइंट क्लियर हुए? बहुत मुश्किल है सर एक ऐसी पॉलिसी बनाना जो बिजनेस को भी बढ़ाए और नेशनल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। पॉलिसी मेकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। हमेशा हर पॉलिसी के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्शन रहता है। ये सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण बनाई जाती है। अब आगे पढ़ते बेटा, ये जो पॉलिसीज बनती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मैं पॉलिसी बनाता हूँ, आपको पता है कल रात को जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, तो हमने हमारी पॉलिसी चेंज कर ली। रात को कॉल हुआ, कॉन कॉल यानी कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, मीटिंग हुई, डिसाइड हो गया कि ये अगले 3 महीने की, अगले 1 महीने की, अगले 3 दिन की, अगले 1 दिन की पॉलिसी, यानी कि पॉलिसीज बना दी। तो हमारी पॉलिसी कैसी थी भैया? डायनामिक थी, और हमारी पॉलिसी हमारे से ओरिएंटेड थी। हमारा फायदा है और स्टूडेंट्स का फायदा, मैक्रो लेवल पे कुछ नहीं देखना, हमारा स्टूडेंट्स का फायदा। तो सर ये जो पब्लिक पॉलिसी बनती है इसके नेचर क्या है? ये कैसी पॉलिसी रहती है? कौन बनाता है इसको? इसके पीछे रीजंस क्या रहते हैं, मोटिव क्या रहता है? पढ़िए। पब्लिक पॉलिसीज आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? पब्लिक पॉलिसीज आर पॉजिटिव इन सेंस दैट इट डिपिक्ट्स द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन्वॉल्व्स इट्स एक्शन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन विच द पॉलिसी इज मेड।
सर पब्लिक पॉलिसी कभी भी पॉजिटिव रहती है। गवर्नमेंट को कोई भी अगर परेशानी दिखती है तो गवर्नमेंट उसके लिए वो पॉलिसी लेकर आती है। आपने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज देखी होगी, ऐसे तो हजारों लोगों ने। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाहे आपको शायद कड़वी लगेगी पर लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने टाइम से आप लोग ब्लेम कर रहे थे कि नहीं भैया हमारी एजुकेशन पॉलिसी खराब है, अवर एजुकेशन पॉलिसी इज बैड, अवर एजुकेशन पॉलिसी इज बैड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई जिसको NEP 2020 नाम दिया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इतनी गालियां पड़ी, और जो लोग फेवर करते थे कि भैया नई पॉलिसी आनी थी वो चुप बैठ गए कोपचे में। तो ये भी जो पॉलिसी लाई पब्लिक वेलफेयर के लिए लाई गई है। किसने लाई ये पॉलिसी? भैया गवर्नमेंट ने लाई ये पॉलिसी। अब इस पे बवाल क्यों मचा? बवाल इसलिए मचा कि सर जो चीजें हमें पुरानी सरकार गलत पढ़ा रही थी, गलत दिखा रही थी, वो हटाने की बात करी गई थी सर उसमें। अभी भी हिस्ट्री के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो आज भी आपको नहीं पता है। अगर वो हिस्ट्री के सभी पहलू आप जान जाएंगे तो आज जिनको आप बड़े बड़े लीडर मानते हैं वो सारे लीडर किसी काम के नहीं रहेंगे, धाराशाही हो जाएंगे सर। बात समझ में आ रही है आपको? कहने का तात्पर्य क्या है सर? आपका कहने का मतलब क्या है, क्लियरली बताइए। कहने का मतलब यह है कि जो गुमराह करने वाली चीजें थी वो हटाई जा रही है। जो रिलक्टेंट प्रोसीजर, रिडंडेंट प्रोसीजर, जबरदस्ती के प्रोसीजर से हटाने की कोशिश करी गई, पर पिछली सरकार ने उसको ईगो पर ले लिया कि हमारे द्वारा ड्राफ्ट करी गई पॉलिसी तुम कैसे हटा सकते हो। बट एनीवेज वो पॉलिसी आई है, आ गई है। तो पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि वो किसी ना किसी के भलाई के लिए बनाई जाती है। पॉजिटिव यानी भलाई। पब्लिक पॉलिसी आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, यानी सर हवे में पॉलिसी नहीं बना देते अपन, उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर मैं आर्टिकल 370 की बात करूं, सेक्शन 370 की बात करूं, तो बेटा ये हटाया क्यों गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा गोल था। क्या गोल था? अगर मान लो भारत को अखंड भारत कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? अखंड भारत कहते हैं। तो अखंड भारत की खोपड़ी तो आपने काट के रखी हुई है। अरे अखंड भारत की खोपड़ी यानी कि सर जो अपना हेड है, वो आपका जो जम्मू कश्मीर है, आप उसको हमेशा अलग प्रिविलेज देते हैं। अरे गलत नहीं है उसको अलग प्रिविलेज देने में, पर आपने उसको हमारे नेशन का पार्ट ही नहीं माना। तो अरुणाचल प्रदेश पे कंकर कर देते हैं, कई बार चाइना घुस जाता है, सर पाकिस्तान घुस जाता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। जब आप उसे अखंड बनाने के लिए बोलते हैं तो उसको अखंडता का प्रतीक है कि सेम पॉलिसी लाई जाए। तो वो 370 के पीछे बेटा बहुत बड़ा रीजन था, बेटा बहुत बड़ा रीजन था। ऐसे हवे में पॉलिसी नहीं बनाई कि आज रात को मन कर रहा है एक आधा सेक्शन कट कर दूं, बच्चे को कम पढ़ना पड़ेगा, कट कर दिया 370। अरे भाई ऐसा नहीं है, इट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट द गवर्नमेंट एक्चुअली डिजायर और चूज टू डू। पब्लिक पॉलिसी दर्शाती कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। सर क्या दर्शाया जाता है सेक्शन 370 के एबॉलिशमेंट से? सेक्शन 370 के एबॉलिशमेंट से क्या समझ में आता है? आर्टिकल 370 सर क्या समझ में आता है इससे? इससे एक चीज समझ में आती है कि मेरी सरकार अखंड भारत बोलती भी है और अखंड भारत बनाना भी चाहती है। हटने देना दो चार प्रिविलेजेस। अच्छा वहां के लोगों को जेन्युइन इश्यूज हैं, मैं जानता हूं, लेकिन सर एक शुरुआत है। अभी हमने पढ़ा पॉलिसी मेकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर शुरुआत तो करने दो। आप तुरंत पत्थरबाजी करना चालू कर देते, एक दिन इंटरनेट बंद रहता है, आपकी हालत खराब रहती है। कश्मीर में आप समझे 270 दिन, साल में 365 में से 270 दिन तो इंटरनेट बंद रहता है, न्यूज पता नहीं चलती है। ये अखंडता है आपकी। जब अखंडता से जोड़ने की उसको कोशिश करी गई तो छिन्न छिन्न कर दिया जाता है, टुकड़ा टुकड़ा सरकार उसको हमेशा तोड़ देती है। देखिए मैं प्रो मोदी तो नहीं हूं पर एंटी मोदी भी नहीं हूं। कुछ चीजें सही हुई है उसको हमें तारीफ करनी चाहिए सर। जय महाकाल। रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट्स कलेक्टिव एक्शन। तो सर जो नई नवेली पॉलिसी बनकर आती है, सर ये जो नई नवेली पॉलिसी बनकर आती है क्या बताती है? गवर्नमेंट का कलेक्टिव एक्शन बता के आती है। लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर आती है, गवर्नमेंट का यूनानिमस सपोर्ट मांग के आती है। तो सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है पोड़ा। सर ये पोड़ा इज साउथ इंडियन वर्ड। पोड़ा, पोड़ा मतलब चल हट रे, निकल रे, चल। पोड़ा का मतलब चल, पोड़ा। तो पी स्टैंड्स फॉर सर पब्लिक पॉलिसीज आर पॉजिटिव, यानी कि ये कोई ना कोई वेलफेयर के लिए होती है। इट इज ऑलवेज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ओरिएंटेड। डी स्टैंड्स फॉर पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली डिजायर। सर पब्लिक पॉलिसी से पता चलता है गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, डिजायर। एंड लास्ट वन इज ए, इट इज द आउटकम ऑफ कलेक्टिव एक्शन। गवर्नमेंट का कलेक्टिव एक्शन रहता है। तो ये पौड़ा। कंजूस लोग हैं भैया, मेरी क्लास में कंजूस लोग हैं। कंजूस तो है, बहुत कंजूस है। नहीं, अगली बार से तो बोलना ही नहीं है।
नहीं 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 नहीं, बहुत गलत बात, गलत है यार सर, सेट गलत है। नहीं नहीं, अभी भी नहीं समझे तुम, जब तक बोले नहीं अपन। नहीं भैया, ये नहीं चले, नहीं अभी कुछ लोगों को समझ में आया, अंगूठे उठ रहे हैं उनके, बाकी लोगों के अंगूठे में सर दुख रहा है ना, स्क्रॉल करते करते, एंजल प्रिया की चैट को स्क्रॉल करते करते स्क्रॉलबाजी चल रही होगी मस्त तुम्हारी, है ना। नहीं नहीं, जमीर नहीं जागा अब तक तुम्हारा सर, जमीर नहीं जागा, कब खून खोलेगा रे तेरा। अरे खून खोला, बटन दबा और बोल भैया ऑल इज वेल। हाँ, कुछ लोगों का खून खोला अभी। मोटिवेशन है सर मेरे लिए, और क्या है, तुम लोगों का ही सहारा है, तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों। देखो दोस्तों बोला, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। कितना डिफिकल्ट है ना, जब आप चारों तरफ से ऐसे ऐसे वर्ड सुनते हैं जो आज के टाइम पे बड़े कॉमन हो चुके हैं, बट स्टिल ऑन लाइव प्लेटफॉर्म आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकलते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं जो बोलना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। चलिए बेटा, 4 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे, कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा गया पब्लिक पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक बताया, आप क्या बोलेंगे, पढ़ा निकल रहे। इट इज पॉजिटिव, इट इज गोल ओरिएंटेड। सर ये हमेशा डिज़ायर बताती है गवर्नमेंट की, भैया गवर्नमेंट की डिज़ायर क्या है। एंड लास्ट वन है कलेक्टिव एक्शन। सर ये गवर्नमेंट का कलेक्टिव एक्शन होता है। पढ़ा देखिए, एक कोई तो भी डिसलाइक करके ही जाता है, ये पता नहीं कौन विचित्र है सर, जो देखता है पूरा लेक्चर शिद्दत से देखता है। सर ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, ये देखकर जाएंगे लेक्चर पर डिसलाइक मार के जाएंगे, जस्ट बोला और डिसलाइक मार के गया, बाकी पूरी जनता लाइक 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 लाइक। एक तो ऐसा है पूरा देखेगा, मैं सर को पूरा देखेगा, सर पूरा देखना है, मेरे को पसंद भी आ रहा है, लेकिन डिसलाइक मार के जाना। अरे काय को, तू दूसरा देखना भाई। चलिए टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सर पब्लिक पॉलिसी किस किस टाइप की होती है, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव, एक होता है रेगुलेटरी, एक होता है फैसिलिटेटिंग। सर ये ना पॉलिसी याद रखने के 3 तरीके हैं। कितने टाइप की पॉलिसी होती है, 3, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेटिंग। अगर कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी बन रही है जो आपको रोक रही है तो उसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टिव। गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी बन रही है जो आपको रोक रही है तो उसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टिव। जैसे कि पहले एक एक्ट होती थी, MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक, MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। सर ये MRTP एक्ट होती थी। ये जो MRTP एक्ट होती थी ये रोकती थी लोगों को एंटी कंपटीशन में जाने के लिए, सर अनहेल्दी कंपटीशन में जाने से रोकती थी। तो अगर कोई एक ऐसी पॉलिसी बनती है जो किसी को रोक रही है तो उसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके लॉ बनाया गया क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर भी बेसिकली पॉलिसीज हैं। ये क्यों बनाई गई है, ताकि लोग क्राइम ना करें। फिर एक होता है रेगुलेटरी पॉलिसी, कि भैया काम स्मूथली चले इसलिए बनाई जाने वाली पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें टैक्स पे करना है तो GST ले आए हम, ठीक है। तुम्हें अगर धंधा चलाना है तो हमने शॉप एक्ट लाइसेंस लिया है। तो कुछ पॉलिसी ऐसी रहती है जो रेगुलेट करती है, यानी कि बस चलने दो, काम चलने दो। एक रोकने वाली, एक काम चल रहा है उसको रेगुलेट यानी मॉनिटर करने वाली, और एक रहता है फैसिलिटेटिंग यानी कि प्रोत्साहित करने वाली। इसके अंदर एक पॉलिसी का आपको जिक्र करके बताता हूँ। बेटा मुझे खुद की तारीफ नहीं करता, पर इतना नॉलेज है ना इन पॉलिसीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने इन पॉलिसीज़ पे एक्चुअली में काम किया। इस पे कैसे काम करते थे सर, आप पे जिस कंपनी में जाता था वहाँ पे उन्होंने मेरे को DDB पॉलिसी सिखाई। अभी DDB क्या होता है सर, DDB स्टैंड्स फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है सर, आपको पता है जब भी आप सेल्स करते हैं तो आपको GST पे करना पड़ता है। हाँ सर पता है, ये तो GST पे करना पड़ता है। पर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको GST पे करना पड़ेगा, लेकिन जितना आपने GST पे किया आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो ये जो टैक्स है इसको बोला जाता है ड्यूटी, और तुम्हें वापस मिल जाती है। तो तुम्हें नहीं लगता कि एक्सपोर्ट के लिए एंकरेज कर रहे हैं? कैसे एंकरेज कर रहे हैं, तुमको पहले वो पैसा भरने के लिए लगाया और तुमको वापस दे दिया। अगर तुम यही डोमेस्टिक सेल्स करते तो तुम्हें 18% GST लगता, पर अगर तुम एक्सपोर्ट करे तो पैसे तुमको वापस कर दिया जाता है। तो DDB एक फैसिलिटेटिंग पॉलिसी है। तो 3 टाइप की पॉलिसी रहती है, एक रिस्ट्रिक्टिव जो रोकती है, एक रेगुलेटरी जो स्मूथली फंक्शन चलाती है, और एक फैसिलिटेटिंग जो प्रोत्साहित करती है। याद है हमने पिछले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विथ कॉशन एंड डायनामिक पॉलिसी। तो कह सकते हैं बेटा ये डायनामिक है, ये लीस्ट रेजिस्टेंट है, एंड ये प्रोसीड विथ कॉशन है। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में तो आ ही रही होगी।
सबसे ज़्यादा पॉलिसीज़ कौन सी रहती है? सबसे ज़्यादा रेगुलेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है सर रेगुलेटरी पॉलिसी? देखो सर, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी उन्हीं चीज़ों के लिए बनती है जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना रहता है, वहीं पे बनती है। जैसे कि अगर डेथ सेंटेंस देना है रेप के केस में, तो भैया वो बोला जाएगा, वो एक तरह से पॉलिसी बनेगी, वो रिस्ट्रिक्टिव है ताकि लोग क्राइम ना करें। तो वो पॉलिसी स्ट्रिक्ट रहती है, स्ट्रिंजेंट रहती है, लेकिन ऐसी पॉलिसीज कम रहती है, क्योंकि ऑलरेडी आधे से ज़्यादा सर 95% लोगों को पता है कि वो चीज़ गलत है, तो वो उस रास्ते जाते ही नहीं है। उस रास्ते जाते ही नहीं है तो भैया वो लोग क्राइम करते ही नहीं हैं। तो बहुत कम लोग हैं, इसलिए पॉलिसीज कम रहती है। लेकिन तुम्हारे मेरे जैसा हर कोई पर्सन एटलीस्ट बिजनेस तो करता है, तो बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, बिजनेस को चलने देने के लिए, स्मूथली चलने देने के लिए रेगुलेटरी पॉलिसीज बनती है, और कुछ है फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है रेगुलेटरी, फिर फैसिलिटेटिंग, फिर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। रिस्ट्रिक्शन किसी को पसंद नहीं है, लेकिन सर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। समाज में कुछ गलत चीज़ें चल रही है, मैं तो चाहता हूँ रेप के केस में डेथ सेंटेंस दी जाए। मैं चाहता हूँ कि जिसने भी किया है भैया, लेकिन क्यों नहीं होता ये, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कई बार ना फॉल्स एक्यूजिशन लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा अब तक लगते आए हैं, जेन्युइन केस ही रहता है, मतलब गलत हुआ रहता है लड़कियों के साथ, लेकिन हो सकता है लॉ का गलत फ़ायदा आगे जाके ना उठा ले। पर बेटा लॉ का फ़ायदा उठाया जाएगा 1%, फ़ायदा मिलेगा 99%, तो फ़ायदा इज़ 99 टाइम्स मोर देन द लॉस। पर हमारा कानून ये बोलता है सर 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सज़ा न मिले, तो हमारा कानून ये बोलता है। वहीं अगर तुम गल्फ़ कंट्री का कानून देखते हो ना, तो गल्फ़ कंट्री का कानून बिल्कुल उल्टा है। वो लोग बोलते हैं कि एक बेगुनाह नहीं बचना चाहिए, एक गुनहगार भी नहीं बचना चाहिए, चाहे उस गुनहगार को मारने के लिए 99 बेगुनाह भी मर जाए। तो उनका कानून बिल्कुल उल्टा है। उनके कंट्री में ह्यूमन राइट्स बड़े अलग है, पर हमारी कंट्री में जो है ना, इसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है अभी। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि भैया स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएँ, पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जाए। भैया गोली मारो उसको, गोली नहीं मारो, तड़पा तड़पा के मारो उसको, करा जाए। आप लोगों को मेरी बात कितनी सही लगे बुरी लगे, आई डोंट केयर, ये मेरा ओपिनियन है, और मेरे ओपिनियन से मेजॉरिटी जनता एग्री करेगी। कैसे आप किसी को अनसेफ एनवायरनमेंट में जीने के लिए बोल सकते हैं? कैसे किसी के अंदर आप हमेशा डर डर के घुट घुट के रहने की फीलिंग भर देते हैं? बचपन से एक लड़की के मन में आपने डर भर के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि लड़कों तुम्हारी सोच गंदी है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं भी लड़का हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो करने वाले लड़कों तुम्हारी सोच गंदी है। तुम अपनी औलादों को सुधारो, लड़की को मत बोलो यार कुछ। बचपन से माँ बाप की भी गलती है इसके अंदर। लड़की को हमेशा रिस्ट्रिक्शन, चलो माना कंजर्वेटिज्म है, पर अपनी औलाद को तो सिखा, अपनी औलाद को सिखाओ, लड़कों को सिखाओ। कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की? अच्छा लगे बुरा लगे, इट्स ऑल अप टू यू, बट इट्स ट्रू। आइए सर रेगुलेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आइए ज्ञान लेते हैं। रेगुलेटरी पॉलिसी आर कंसर्न्ड विथ रेगुलेशन of nation and foreign trade, business safety measure, public utility. This type of regulation is led by independent organization like SEBI, RBI. तो सर सेबी ने भी कुछ रेगुलेशंस बनाई है कि भैया लिस्टेड कंपनी को इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे ट्रेड होना चाहिए। आरबीआई ने भी बैंकिंग कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो सबने पॉलिसीज बनाई है। गवर्नमेंट की कौसी बॉडीज जो है ना, उन लोगों ने कुछ बॉडीज जो है उन्होंने ये पॉलिसीज बनाई, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पॉलिसी रहती है, उसी तरीके से यूएस के अंदर एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रहता है। तो ये सारी बॉडीज क्या है सर? ये रेगुलेशंस बनाती है, पॉलिसी बनाती है। किसके लिए बनाती है? खुद के लिए बनाती है? नहीं सर, जनरल पब्लिक के लिए बनाती है। अगर कोई पॉलिसी जनरल पब्लिक के लिए बन रही है तो उसको बोला जाता है बेटा पब्लिक पॉलिसी। और पब्लिक पॉलिसी रेगुलेटरी नेचर की रहती है। क्यों? ताकि धंधा स्मूथली चले, कोई स्कैम ना हो। आप देख रहे हैं स्कैम 1992, जो अभी आप वेब सीरीज देख रहे हैं स्कैम 1992, उसके अंदर सेबी का रोल इतना स्ट्रांग नहीं था। सेबी उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए लिस्टेड कंपनीज के केस में। तो आइए, रेगुलेटरी पॉलिसीज आर कंसर्न्ड विथ रेगुलेशन ऑफ नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड, बिजनेस सेफ्टी मेजर, पब्लिक यूटिलिटी। दिस पॉलिसीज आर मेड बाय सेबी, इरडा, आरबीआई, सीसीआई। तो ये सारी चीज़ें। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। मैं आपको एंड में पूरा टाइम दूंगा, आप आपकी डाउट नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको एंड में टाइम दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी विच आर मीन फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, इट कैन बी द एरिया ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, पब्लिक वेलफेयर, जस्टिस फॉर वुमेन, हेल्थ सर्विस, अडल्ट एजुकेशन, फूड रिलीफ,
सोशल इंश्योरेंस, इम्यूनाइजेशन कैंप। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉलिसी होती है। अब हमें डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा। रेगुलेटरी पॉलिसी यानी कि सर रेगुलेशन से रिलेटेड, काम धंधा स्मूथली चले उससे रिलेटेड रेगुलेटरी पॉलिसी। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, बांटना मतलब टुकड़े, टुकड़े यानी कि सर ये कुछ ना कुछ सेगमेंट के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल जो रिजर्वेशन है ये SC, NT, OBC को दी जाने वाली पॉलिसी, तो इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। वुमेन सेफ्टीज के लिए कुछ लॉ बने, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कुछ लॉ बने हैं, तो वो है वुमेन सेफ्टी के अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। जो गरीब है उसको बिलो पॉवर्टी लाइन का रेशन कार्ड मिलता है, उसको कुछ फ्री अनाज मिलता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। तो क्या ये पब्लिक पॉलिसी है? हाँ सर ये पब्लिक पॉलिसी है, लेकिन क्या ये सबके लिए? नहीं सर, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है। समझ में आ रहा है? हो सकता है आप उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ चले जाए तो वहां पे ट्राइब्स तुमको ज्यादा देखने को मिलेगी, खासकर झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर। तो वहां पे ट्राइबल लोगों के लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज है, तो कल करके तुम नहीं बोल सकते कि मेरे को भी वो वेलफेयर एक्टिविटी चाहिए। अरे तुम लोग ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हो तो तुमको वो चीज नहीं मिल जाती। तो भैया जो अनप्रिविलेज सेक्शन है सिर्फ उसी को अगर कुछ दिया गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी सर धंधा चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए बनाई गई पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी सर पीड़ित लोगों को दिए जाने वाली सहायता, वो वाली पॉलिसीज। आई होप इट इज क्लियर। नाउ दिस इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो। इससे पहले आप एक बार सारे पॉइंट पढ़ लीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप ये पॉइंट पढ़ लीजिए। चैलेंजेस क्या हैं सर? ऐसी पॉलिसी बनाना, एक ऐसी पॉलिसी बनाना जो बिजनेस को भी बूस्ट करे और आपके नेशनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी हैम्पर ना करे। पॉलिसी मेकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पब्लिक वेलफेयर में बनाई जाने वाली पॉलिसी है, हमेशा पॉलिटिकल एक्शन के थ्रू गुजरती है, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बिलीफ्स रहते हैं इसके पीछे। ये पॉलिसी ऐसे हवा में नहीं बनाई जाती, इसके पीछे क्या रहता है? पढ़ा। P stands for it is positive, O stands for goal oriented, D stands for इससे डिजायर समझ में आती है आपकी गवर्नमेंट की क्या है, एंड A stands for कलेक्टिव एक्शन। फिर उसके बाद 3 प्रकार की पॉलिसी देखिए। रिस्ट्रिक्टिव जो रोकती है, रेगुलेटरी जो रेगुलेशन लाती है, फैसिलिटेटिंग जो प्रमोट करती है। फिर हमने रेगुलेटरी पॉलिसी को समझा थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी को देखा। सर अब बात करते हैं ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि हमारी कंट्री में LPG लेकर आए। क्या लेकर आए सर? LPG। सर काहे लेकर आए हमारी कंट्री में LPG? द रीजन इज दिस। सर आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री का क्या हालत थे। कुछ चुनिंदा लोगों के कारण, आज आपको कितना भी बुरा लगे आपको कड़वा सच सुनना पड़ेगा, कुछ चुनिंदा लोगों की जिद के कारण शायद आज आपको एग्जाम ना देनी पड़ रही है। आपके ऊपर ये बात आ गई है, कितना बुरा लग रहा है। बोला जाता है कि भैया कुछ चुनिंदा लोगों के ईगो के कारण आज CA स्टूडेंट सफर कर रहा है, एग्जाम नहीं दे पा रहा। बेटा कुछ चुनिंदा लोगों के कारण मेरा देश बट गया, मेरा देश कट गया। भगत सिंह को फांसी लग गई। सुभाष चंद्र बोस जब पूरी की पूरी आर्मी लेकर आ रहे थे हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट से, तो एक गद्दार को पता चल गया। उस गद्दार ने किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को बता दिया, उस बड़े पॉलिटिकल लीडर ने रातों रात ब्रिटिशर्स को बता दिया। सुभाष चंद्र बोस को हार का सामना करना पड़ा और साहब उसके बाद प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। तो क्यों आप लोगों को लगता है कि भारत एक सोने की चिड़िया है? हमारे देश में सभी गलत हो रहा है सर, सभी गलत होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस देखोगे, आज़ादी तो बेटा 15 साल पहले ही मिल गई होती, 1947 के 1930 में मिल गई होती। कुछ एक्शंस लेने थे, नहीं हुआ। भगत सिंह को बोला गया था कि तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, तुम्हें सज़ा है पर हम ग्रेस दे रहे, तुम्हारी सज़ा माफ़ कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। भगत सिंह बोला नहीं मैं मरेगा, 19 साल या 21 साल की उम्र में मैं मरूंगा, मैं मेरे देश वालों का खून जो ठंडा हो चुका है उसको उबालने के लिए अपनी प्राण की आहुति दूंगा। और मेरा देश क्या है सर? मुजरा करेगा टिकटॉक पे। आज के टाइम पे मुजरा करना है सर टिकटॉक पे, अजीब अजीब प्रैंक वीडियो बनाने आप लोगों ने। आज़ादी की कीमत जिनको तुम मानते हो असल में जिन्होंने आज़ादी दिलाई, बेटा उन लोगों ने आज़ादी नहीं दिलाई है। शहीद कोई और हुए हैं, नाम कोई और लेकर जा रहा है, देश का टुकड़ा हुआ। आज चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। चाइना ने पाकिस्तान को अपनी अवैध औलाद बना के रखा हुआ है। जब चाहे इंडिया पर हमला करा जाता है पाकिस्तान की हेल्प से। वो अखंड भारत का पार्ट था, बांग्लादेश को तोड़ दिया गया। ये सब क्यों हुआ सर? पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत कुछ चीज़ें हुई, प्री इंडिपेंडेंस तो सर हालत ख़राब थी सर। लकड़ी उठा ली होती और मार दिया होता ना ब्रिटिशर्स को, मैं सबसे आगे रहता भाई, मैं तो वायलेंट हूँ इसमें। मेरे देश पे अगर किसी ने हमला किया होता ना, अपने से नॉन वायलेंस नहीं होता, मैं लकड़ा लेके मार दिया होता। अरे मरता तो चलता, अपने साथ 10 लोगों को लेके खड़ा होता सर।
आपको पता है सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे ज़्यादा वोट से जिताया गया था और उनको लीडर बनाया गया था, पर जो लोगों ने उनके अगेंस्ट वोट किया था, मैं नाम नहीं ले सकता बेटा, बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें, पूरे के पूरे अपोजिशन पार्टी ने उनका जीना हराम कर दिया था, जीना हराम कर दिया था उनका। सुभाष चंद्र बोस को एक घर में बंद करके रखा था कोलकाता के, मेरे को रोड का नाम याद नहीं है, रोड पे एक घर था वहाँ बंद करके रखा। सुभाष चंद्र बोस ने 3 महीने तक दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के किस तरीके से एस्केप किया, क्या जानेंगे आप उस चीज़ की कीमत, खून खौल जाता है। पर कोई बात नहीं सर, हम ठंडे खून के लोग हैं, तो हम बस आज थोड़ा सा खून गरमा लेते हैं, फिर कल क्या करना है हमने, कल वही टिकटॉक पे टाइम पास करना है, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करना है सर, हमको रील बनानी है। अब तो टिकटॉक बंद कर दिया गया है तो हम खुद को नॉन टिकटॉकर्स बोल सकते हैं, लेकिन सर हमको तो मुजरा तो करना ही है, रील पे तो करेंगे हम सर, देश को तो आगे लेकर जाना नहीं है, फालतू की बातें करनी है सर हमें। जान लो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ था सर मेरे देश में। मेरे देश में पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसी क्या हालत हो गई थी कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं आते तो आज भी आप इस कीचड़ में फंसे हुए होते। सर कीचड़ में कमल खिला, लेकिन कमल खिलाने वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह था। चलिए जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्यों ये पॉलिसी लेकर आए देखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट शोज द साइन ऑफ स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन 50 बच्चे मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको पहले स्टैगफ्लेशन का मीनिंग बता दूं। स्टैगफ्लेशन यानी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सर वस्तुओं की प्राइस बढ़ रही है और आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं और एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, तो आप पे सोने पे सुहागा का उल्टा हो रहा है सर। गरीबी में आटा गीला हो रहा है आपके साथ। गरीबी में आटा गीला आपको समझता है, बेचारा इंसान गरीब है, ठीक है, वो काम करने जाता है और उसको घर पे आने के बाद भूख लगती है, पैसा भी नहीं मिलता और आकर देखता है भैया आटा गीला हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं बना पाता। तो भैया ये गरीबी में आटा गीला होता है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। सर लोगों के पास पैसा भी नहीं और कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। द इंडस्ट्रीज विच वेयर प्रीडोमिनेंट वेयर कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। ये 3 इंडस्ट्री अपने यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंट थी, ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है। आपको पता होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस ये 3 इंडस्ट्री बहुत तूफान चलती थी सर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। द फर्स्ट मेजर गोल ऑफ इंडियन पब्लिक पॉलिसी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी वॉज एरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो जाए तो आप मुझे गाली नहीं देंगे। आज आपको आपके देश के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ नहीं पता है आपको आपके देश के बारे में। सोने की चिड़िया सर, सोने की चिड़िया के टुकड़े टुकड़े करे गए हैं, कंगाल कर दिया गया है सर, कंगाल कर दिया गया है। क्या पता है आपको इस देश के बारे में सर? बुलाया गया मेरे देश पे राज करने के लिए। किसी दिन अगर एक कैमरा बंद होगा ना, मेरे सामने बैठे रहोगे आप लोग बिना मोबाइल के, तो मैं सुनाऊंगा ऐसी कहानी जो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये क्या चल रहा था मेरे देश में। तो सर जब मेरा देश आज़ाद हुआ सबसे पहला फोकस किस पे था सर? पहला फोकस था सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक तौर पे लोगों को सुधारा जाए एंड सोशल अपलिफ्टमेंट किया जाए। पाकिस्तान से आए हुए लोग और हमारे पास से पाकिस्तान में जो लोग चले गए, जिनको कुछ चंद लोगों की जिद के कारण अपना देश छोड़ना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी, अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। पाकिस्तान भी तब हमारा हिस्सा था। कुछ चंद लोगों की जिद के कारण जो पार्टीशन के टाइम पे हुआ था, ऐसे बुरे हाल थे, सड़कों पर आ गए थे, अरबपति लोग सड़कों पर आ गए थे, मर रहे थे। अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, भूख से मर रहा था, सिर्फ 3-4 लोगों की जिद के कारण, 3-4 लोग। तो सर सबसे पहला क्या था कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ ही साथ नेशनल इंटीग्रिटी। नेशनल इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। क्यों अखंडता मेंटेन करनी सर? बांग्लादेश के आए हुए कुछ शरणार्थी, पाकिस्तान से आए हुए कुछ लोग, सिंध प्रांत से बोला जाता है, जो सिंधी लोग हैं बेसिकली उनका प्रांत वो है, वो वहाँ से आए, तो सिंध प्रांत से आए, हमारे लोग वहाँ पर गए। तो ये जो इंटीग्रिटी टूट गई थी इसको जोड़ने का काम था। तो भैया वापस से बताता हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टैगफ्लेशन हुआ, लोगों के पास जॉब नहीं और कमोडिटी का प्राइसेस बढ़ रहा है। साथ ही साथ कॉटन, टेक्सटाइल और जूट, ये 3 ही एरिया बूम कर रहे थे। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था और नेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करना था। प्लानिंग कमीशन होता था। अब नीति आयोग बोलते, एक एमसीक्यू बनेगा बेटा इसके ऊपर, एक एमसीक्यू बनेगा इसके ऊपर कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस कर दिया। तो प्लानिंग कमीशन होता था पहले। तो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश टू मेक 5 ईयर प्लान। तुम आज भी सुनोगे 5 वार्षिक योजना, पंचवार्षिक योजना,
5 साल की योजना है। प्लानिंग कमीशन आया था, उसने 5 साल की योजना बनाना चालू कर दी। एक मास्टर प्लान भी बनता है 40 साल के लिए, और फिर एक शॉर्ट प्लान्स बनते हैं 5-5 साल के लिए। पहले प्लानिंग कमीशन आया, उसके बाद नीति आयोग आ गया। दिस पॉलिसी वेयर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज रेगुलेशन एंड सेकेंड इज प्रमोशन। आप समझ सकते हैं सर, रेगुलेटरी पॉलिसी एंड प्रमोशनल यानी फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टिव नहीं सर, ऑलरेडी मरा मराया था मेरा देश, पूरा सोने की चिड़िया को चूस लिया गया था सर। अब और कोई रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा सकते नहीं थे, क्योंकि सर ऑलरेडी इतना गई गुजरी हालत थी कि आप क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इसलिए बची भी 2 पॉलिसी लगाई, रेगुलेशन और प्रमोशन। अब मैं नीड फॉर परफॉर्मेंस, नीड फॉर रिफॉर्म्स पढ़ाता हूँ, बाकी का कल लूंगा मैं, क्योंकि बेटा मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ मेरे देश को लेकर। कल ही चैप्टर आपका निपटा भी दूंगा मैं। पढ़िए नीड फॉर रिफॉर्म। सर रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अभी क्या पढ़ा सर अपन ने? अभी अपन ने पढ़ा सर मेरे देश की हालत क्या थी। सूख चुका था मेरा देश, सूख चुका था देश मेरा। अगर किसी और को देश का, जाने दीजिए मैं क्या बोलूँ। नीड फॉर रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड डिसफंक्शंस वेर विजिबल। सर रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों थी? 1991 की पॉलिसी क्यों लाई गई? पोस्ट इंडिपेंडेंस हालत तो खराब थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुधरी। बोली हालत खराब है, मेरे को लोगों का वेलफेयर करना है, लूटो अमीर को, जो बचे कुछ अमीर है उनको भी लूटना चालू करो। तो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन लगाना चालू कर दिया। सर नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? सर लूट लिया बेचारे अमीर को, टैक्सेशन से लूट लिया। 80% टैक्स था बेटा। 100 रुपए कमा रहे, 80 रुपए गवर्नमेंट छीन के ले जाती थी। अरे सबको ही डिस्करेज हो जाता था। नेक्स्ट पढ़िए, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वेर रनिंग इन द लॉसेस। सर ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडियन रेलवे रख लिया, उसके बाद सर कुछ कुछ एयरलाइंस रख ली। तुम्हें पता है सबसे, अभी मेरे को रिसेंटली पता चला कि जो इंडियन एयरलाइंस है वो सबसे पहले टाटा एयरलाइंस होती थी। तो सर सब कुछ तो अपने पास रख लिया इन लोगों ने, सब कुछ अपने पास रख लिया और लॉसेस हो रहा था। अरे भैया तुम लोग पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियनिज्म क्रिपल्ड द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अच्छा जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे थे ना, उसके अंदर भी ट्रेड यूनियन, माथाड़ी कामगार संगठना, सर आजी माजी सैनिक संगठना, सैनिक नहीं आजी माजी संगठना, यानी कि सर मराठी टर्म से बेसिकली वर्कर की यूनियन बनने लग गई। जो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत भी काम कर रहे थे उनको रोक दिया, प्रोडक्शन नहीं करने दिया। चल जितना थोड़ा बहुत कमाए, गवर्नमेंट 80% टैक्स छीन के ले गई उससे। सर रिफॉर्म्स चाहिए थे, तो देश वैसे ही मर रहा था। The government of India took huge loan from World Bank, Asian Development Bank, IMF. सर लोन पे चल रही थी मेरी देश। Inflation was high and reserves of foreign currency was low. सर सब बुरा चल रहा था, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अमीरों से ज़्यादा टैक्सेस, लोन लिया जा रहा है, ट्रेड यूनियन बर्बाद कर रही है। इंडिया को उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा करना पड़ रहा था। क्यों सर? इंडो चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, तो डिफेंस पे जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा था, वेलफेयर पे तो जा ही नहीं रहा था, डिफेंस पे जा रहा था। गोल्ड वॉज मॉर्गेज एट बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फॉरेन करेंसी लोन वॉज अरेंज। तो सोने की चिड़िया को गिरवी रख दिया गया, सोना गिरवी रख दिया गया चोर के पास। सर चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी देकर कुछ चंद पैसे लिए गए और देश को बचाया गया। बुरी हालत थी सर। प्री इंडिपेंडेंस, भैया प्री इंडिपेंडेंस भी देश सही साठ था अपना, इतना तकलीफ में नहीं था। पोस्ट इंडिपेंडेंस सर वो जो 1-2 साल गए ना, देश की बर्बादी हुई। अरे तुमने किसके कंसेंट से देश को बांटा, किससे पूछ के देश को तोड़ा? तुम कौन लीडर होते हो जो देश को तोड़ सकते हो? लीडर का मतलब क्या है? तुमने किसका कंसेंट लिया? मैं आज जानना चाहता हूं तुमने देश को कैसे बांटा, देश को कैसे बांटा? देश की जनता से पूछा, जो सिंध से यहाँ पे आए हुए लोग हैं उनसे पूछा तुम आना चाहते हो? यहां से वहां पे जो गए लोग हैं उनको मजबूर करा गया, क्या उनसे पूछा गया? जिस पे बीती है वो जानता है। और ये चीज़ कम नहीं है। आप जानते हो मोदी जी पर इतने एलिगेशन उतरे कि अभी जो मजदूर, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, ये पार्टीशन की कहानी लग रही है। इससे एक चीज़ साफ समझ में आता है, पार्टीशन की कहानी दर्दनाक थी। वही मुझे बोल के बता दे पार्टीशन आसान था? नहीं। क्या पार्टीशन ही इकलौता तरीका था? नहीं, एक बहुत आसान तरीका था, पर भाई कोई ईगो पर खेल गया, कोई ईगो पर खेल गया। आपने बुरा लगे अच्छा लगे, आई डोंट केयर, पता होना चाहिए। कब तक अंधेरे में रहोगे तुम लोग? और ये आज की जनता है, ये आज बोल सकती है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, तो मैं नाम नहीं ले रहा। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या लीडर थे, आयरन मैन, ऐसे ही नहीं बोला जाता था सर इनको। बहुत गलत चीज़ें पढ़ी तुमने, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। चलिए जी, कल मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, जैसे कि मैंने वादा किया है। मेरे को बस छोटा सा पार्ट है, कल कंप्लीट कर दूंगा। कल फनी पार्ट भी आने वाला है,
कल अपन निधि को बॉम्ब से भी उड़ाने वाले हैं। अब तुम बोलोगे बॉम्ब से सर ये है अपना एक एक्रोनिम बनने वाला है कि निधि को उसकी मम्मी बॉम्ब मारने वाली है, एटम बॉम्ब मारने वाली है, क्योंकि वो गैम्बलिंग करेगी। ये सारी चीज़ें कल आएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल ये चैप्टर कंप्लीट होगा। कल 1.25 घंटे या 1.5 घंटे का लेक्चर है, पर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर चैप्टर नंबर 5 में कंप्लीट करूँगा ताकि मैं आपके प्रॉपरली टेस्ट भी ले पाऊँ। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। आप जानते हैं रेगुलर क्लास होती है तो मैं आराम से 4-5 लेक्चर में लेता है, 1.5-2 लेक्चर में निपटा रहा हूँ। दैट्स इट फॉर द डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।